Hello students, welcome to another video in pharmaceutical inorganic and analytical chemistry। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज इम्प्यूरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। यानी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज होती हैं। जो भी ड्रग सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इम्प्यूरिटीज किस किस तरीके से आ सकती है और इम्प्यूरिटीज एक्चुअली में हम किसे कहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इम्प्यूरिटीज? इम्प्यूरिटीज क्या है? इम्प्यूरिटीज आर अनवांटेड केमिकल, दीज आर अनवांटेड केमिकल्स दैट मे रिमेन विथ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो हमारे एपीआई में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में अनवांटेड केमिकल्स आ जाते हैं, उन्हीं अनवांटेड केमिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्यूरिटी कहेंगे। और मे डेवलप ड्यूरिंग अ फॉर्मुलेशन, प्रोसेसिंग और यहाँ होगा पैकेजिंग। सो यहाँ पैकेजिंग होगा। जो फॉर्मुलेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के दौरान हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आ सकती हैं, उन सभी अनवांटेड केमिकल्स को हम लोग इम्प्यूरिटी कहेंगे। सो इम्प्यूरिटीज आर द अनवांटेड केमिकल इन अवर एपीआई, जो कि फॉर्मुलेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के दौरान हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी में इन्फ्लुएंस द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, हमारे जो भी ड्रग सब्सटेंस या फॉर्मुलेशन हमने डेवलप किया है, उसमें अगर छोटी सी छोटी इम्प्यूरिटी भी आ जाए तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को खराब कर सकता है। सेफ्टी और एफिकेसी ड्रग की बिल्कुल ज़रूरी है कि हम एक डिज़ायर्ड एक्शन उससे जो परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो ड्रग हमारा वो डिज़ायर्ड एक्शन परफॉर्म करे। सो ये सेफ्टी और एफिकेसी ज़रूरी है। और अगर इम्प्यूरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो रही है तो उससे उसकी सेफ्टी और एफिकेसी डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या क्या इफेक्ट होते हैं इम्प्यूरिटीज के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे? फर्स्ट नंबर है, सम इम्प्यूरिटीज इवन प्रेजेंट अबव देयर टॉलरेंस लिमिट में प्रोड्यूस अनवांटेड और टॉक्सिक इफेक्ट। अगर कोई भी इम्प्यूरिटी टॉलरेंस लिमिट से अबव है, टॉलरेंस लिमिट यानी कि इम्प्यूरिटी अगर है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में और वो टॉलरेंस लिमिट से नीचे है, यानी बर्दाश्त करने के लिमिट से नीचे है, तो फिर हम उससे काम चला सकते हैं स्मॉल अमाउंट इम्प्यूरिटी को। लेकिन अगर वो हमारे टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा है, जो अगर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में है, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी जिस डिजायर्ड इफेक्ट के लिए हमने ड्रग डेवलप किया है, वो इफेक्ट ना दिखा के ये हमें टॉक्सिक इफेक्ट दिखाने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा, सम इम्प्यूरिटीज कैन कैटेलाइज अ डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग एंड देयर बाय शॉर्टन इट्स सेल्फ लाइफ। ड्रग की सेल्फ लाइफ को भी छोटा कर सकता है। यानी ड्रग की एक सेल्फ लाइफ होती है, हम हर ड्रग प्रोडक्ट पे देखते हैं कि उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो अगर इम्प्यूरिटी उसमें है तो वो हो सकता है कि कैटेलाइज करके डिग्रेड कर दे उस ड्रग प्रोडक्ट को, और उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो उसकी एक्सपायरी है, वो और छोटी हो जाए और जल्द ही वो ड्रग एक्सपायर कर जाए, जो भी जैसा भी उसमें रिटर्न है वैसा ना हो। ठीक है। सर्टेन impurities में केमिकली इंटरेक्ट विद द ड्रग एंड इफेक्ट इट्स प्योरिटी एंड पोटेंसी। कुछ ऐसे इम्प्यूरिटी है जो ड्रग के साथ ही केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, केमिकली इंटरेक्ट हो जाते हैं और उसकी प्योरिटी और पोटेंसी को खराब कर देते हैं। जो भी हमारा एपीआई है, अगर उसके साथ हमारी इम्प्यूरिटी केमिकल रिएक्शन कर ले तो उसकी प्योरिटी और पोटेंसी भी खराब हो सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट है, unstable, hygroscopic and oxidizable impurity may alter the appearance, taste, odor and stability of the drug. अगर कोई अनस्टेबल या हाइग्रोस्कोपिक या ऑक्सीडाइजेबल इम्प्यूरिटी है, तो फिर ये हमारे ड्रग प्रोडक्ट के अपीयरेंस को, टेस्ट को, उसके ऑर्डर यानी स्मेल को और स्टेबिलिटी को भी खराब कर सकती है। सच चेंजेस में क्रिएट टेक्निकल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द यूज एंड फॉर्मुलेशन। ऐसे चेंजेस जो हैं ये हमें हमारे लिए एक डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर देती हैं जब भी हम कोई ड्रग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। आईसीएच के अकॉर्डिंग इम्प्यूरिटी क्या है? आईसीएच Q3 गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इम्प्यूरिटी के एक डेफिनेशन डिफाइन है, एन इम्प्यूरिटी इन एनी ड्रग सब्सटेंस इज एनी कंपोनेंट ऑफ अ न्यू ड्रग सब्सटेंस दैट इज नॉट द केमिकल एंटिटी डिफाइंड एज द न्यू ड्रग सब्सटेंस। जब भी हम एक नया ड्रग सब्सटेंस डेवलप कर रहे हैं, किसी भी ड्रग में आईसीएच की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी न्यू ड्रग में कोई भी ऐसा केमिकल इंट्रोड्यूस हो जाए जो कि वो उस न्यू ड्रग सब्सटेंस का हिस्सा ना हो, तो वो केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल एंटिटी एक्चुअली में एक इम्प्यूरिटी कहलाएगी। सो एन इम्प्यूरिटी इन एनी ड्रग सब्सटेंस इज एनी कंपोनेंट ऑफ अ न्यू ड्रग सब्सटेंस। किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंसेस का एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा केमिकल एंटिटी जो उसके लिए ना हो, जो उसमें डिफाइंड ना हो न्यू ड्रग में,
तो ICH की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो एक इम्प्योरिटी है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्योरिटी प्रोफाइल। इम्प्योरिटी प्रोफाइल चेक करना क्यों जरूरी है? हर एक ड्रग के फॉर्मुलेशन के बाद हमें उसमें ये टेस्ट करना पड़ता है कि इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो वो टॉलरेंस लिमिट से नीचे है या टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा है। ओके, तो इम्प्योरिटी प्रोफाइल ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज important because it helps to ensure the quality, safety and efficacy and stability of the final product। जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्ट बन के आता है, उसकी क्वालिटी को, उसकी सेफ्टी को, उसकी इफिकेसी और स्टेबिलिटी को जानने के लिए हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इम्प्योरिटी प्रोफाइल चेक करते हैं। ओके, तो क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी और स्टेबिलिटी जानने के लिए हम लोग ये जो इम्प्योरिटी टेस्टिंग है वो करते हैं। कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज जो हमारे प्रोडक्ट में आ जाती हैं, जैसे कोई बाई प्रोडक्ट हो गया, डिग्रेड प्रोडक्ट हो गया, इंटरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, रिलेटेड प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड पेनल्टी मल्टी प्रोडक्ट। ये सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इम्प्योरिटी के बाद बनते हैं या फिर इम्प्योरिटी के आने से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्प्योरिटी के टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या क्या हैं, इम्प्योरिटी कैसे कैसे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो सकती है। इम्प्योरिटी में इंटर और फॉर्म्ड, या तो ये बाहर से इंटर करने वाले कोई पैथोजन या फिर कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, या फिर ये हमारे फॉर्मुलेशन के दौरान हमारे ही फॉर्मुलेशन में बन जाने वाले कुछ बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो इम्प्योरिटी में इंटर और फॉर्म्ड इन अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस मेनली ड्यूरिंग अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। जब हम किसी भी ड्रग का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तब ये उसमें बन सकते हैं या इंटर कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन या प्रोसेसिंग कर रहे हो तब बन सकते हैं, या स्टोरेज और पैकेजिंग के दौरान इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। पहले ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, और फिर तीसरे स्टेज में हम लोग देखेंगे स्टोरेज और पैकेजिंग के दौरान। तो सबसे पहले है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आता है रॉ मटेरियल, क्योंकि कोई भी ड्रग प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सो रॉ मटेरियल अगर हमारा इम्प्योर होगा तो हमारा इवेंचुअली पूरा फॉर्मुलेशन ही इम्प्योर हो जाएगा। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल में ही, जिस रॉ मटेरियल को स्टार्ट किया है हमने बनाना एक ड्रग फॉर्मुलेशन, अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मे बी कैरीड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो इम्प्योरिटी पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल ही हमारा कॉन्टेमिनेट है, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को भी कॉन्टेमिनेट कर देगा। Therefore, the purity and quality of raw material are also very important। तो एक प्योरीफाइड और क्वालिटी, बेटर क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें बहुत जरूरी है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल, रॉ मटेरियल में हैवी मेटल क्लोराइड एसोसिएटेड विद सोडियम कंपाउंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसोसिएटेड विद आयरन क्लोराइड। तो ये सारे कुछ हमारे रॉ मटेरियल्स में इंट्रोड्यूस होने वाली इम्प्योरिटी हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इंट्रोड्यूस होती हैं। रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, अब जो जो रिएजेंट हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं वो भी इम्प्योरिटी के एक सोर्स बन सकते हैं। तो जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, तो अगर वो रिएजेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर सुटेबल नहीं है, तो हमें उस रिएजेंट को नहीं यूज करना चाहिए, अदरवाइज एज ए इम्प्योरिटी वो हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रिएजेंट, अगर जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वही अगर हमारा इम्प्योर है, तो यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग में इंटर द फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो फिर वो फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगी वो इम्प्योरिटी। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैनी केमिकल प्रोसेसेस, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इट में कॉन्सिक्वेंटली कॉन्टेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रिएजेंट अगर हम यूज कर रहे हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस में, तो हो सकता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट को भी कॉन्टेमिनेट कर दे एज ए इम्प्योरिटी। ओके, सॉल्वेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जो सॉल्वेंट्स हम यूज कर रहे हैं उसे भी हमें बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है, क्योंकि सॉल्वेंट्स भी हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर सकती है। सॉल्वेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें एपीआई के साथ साथ हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट्स का भी यूज करते हैं, तो एक बेटर क्वालिटी और प्योरिटी का सॉल्वेंट हमें जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो, अगर हम इस चीज को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी हो सकता है। ठीक है, लाइक अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स में कंटेन अ वाटर। ओके, इथाइल एसीटेट में कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये कुछ इम्प्योरिटी हैं जो कि सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक वाटर एंड एसिटिक एसिड, अगर हम लोग अल्कोहलिक सॉल्वेंट या एथाइल एसीटेट यूज कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट को भी प्योरीफाई करना हमारे लिए जरूरी होता है, चेक करना जरूरी होता है कि अगर वो प्योरीफाई नहीं है या अगर वो बेटर क्वालिटी का सॉल्वेंट नहीं है तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कॉन्टेमिनेट
कर सकता है। द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रिएजेंट एंड सॉल्वेंट प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द प्योरिटी ऑफ फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं या सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी और प्योरिटी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा फोर्थ है रिएक्शन वेसल। जिस भी रिएक्शन वेसल में हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, अगर वो वेसल अगर ऐसे किसी सब्सटेंस का बना है जो कि केमिकली स्टेबल नहीं है और वो हमारे प्रोडक्ट से रिएक्ट कर जा रहा है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बन सकता है। रिएक्शन वेसल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आल्सो द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। जो रिएक्शन वेसल, जो भी हम लोग वेसल्स का यूज कर रहे हैं, अगर वो बेटर मटेरियल का नहीं बना हुआ है, स्टेबल मटेरियल का नहीं है और रिएक्टिव मटेरियल का बना हुआ है, तो वो हमारे प्रोडक्ट जो भी फॉर्मुलेशन है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंटरेक्ट विद द मेटल ऑफ रिएक्शन वेसल। जो भी मेटल है हमारी रिएक्शन वेसल का, उससे सॉल्वेंट या रिएजेंट रिएक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए फाइनल प्रोडक्ट में आ सकते हैं। मेटल कैन कोरोड, मेटल जो है कोरोड हो सकता है, कॉज अ मेटेलिक इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और हमारा उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में वो कोरोड मेटल एज अ मेटेलिक इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कभी कभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब भी हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स डेवलप्ड होते हैं, और अगर उन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को इलिमिनेट ना किया जाए तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो जाते हैं। दे में अराइज टू द इनकम्प्लीट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई रिएक्टेंट है और पूरी तरह से वो रिएक्शन कंप्लीट करके प्रोडक्ट में नहीं बदला है, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ना बदलकर एज ए इम्प्योरिटी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है। साइड और कंपीटिंग रिएक्शंस। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें साइड प्रोडक्ट बन रहा है और उस साइड प्रोडक्ट को हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो वो साइड प्रोडक्ट हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी हो सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू द पुअर प्रोसेस कंट्रोल। अगर कोई प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है, प्रोसेस कंट्रोल नहीं है अच्छे से, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट में एक इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, आयोडेट में रिमेन एज ए इम्प्योरिटी। अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड बना रहे हैं तो उसमें आयोडेट आयन एक इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट हो सकता है फाइनल प्रोडक्ट में। ओके, सिक्स्थ है हमारा डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और अगर सब कुछ सही है और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वही डिफेक्टिव है, हमें सही से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, तो हम एक रॉन्ग प्रोसेस सेलेक्शन करेंगे और रॉन्ग प्रोसेस सेलेक्शन के कारण हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनली कॉन्टेमिनेट होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन और रिटेंशन ऑफ इम्प्योरिटी। अगर हम इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस यूज कर रहे हैं, लाइक इम्परफेक्ट मिक्सिंग, इम्प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रेशर, इम्प्रॉपर पीएच, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, बेटर पीएच क्या होगा हमारे फॉर्मुलेशन के लिए, ये मिक्सिंग किस तरह से करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है इम्प्रॉपर हीटिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड में लीव अनऑक्सीडाइज्ड मेटेलिक जिंक। अगर हम इम्प्रॉपर हीट करेंगे जिंक ऑक्सीडाइज का, तो वो एक मेटेलिक जिंक एज ए इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है। ओके, फिर है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि हमारा डस्ट पार्टिकल या बाहर से कोई ऐसे कॉन्टेमिनेट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है वेरियस इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स in the manufacturing environment may introduce a impurity in the product. This may include dust particle, अगर कोई dust particle introduce हो जाए, सिलिका या ग्लास पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो जाए, कार्बन, ये सारे कुछ लाइक यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड में आते हैं। अगर ये बाई चांस एनी हाउ अगर हमारे प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन कौन से सोर्सेस हैं। ये हमारा हुआ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। प्यूरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन से हमारे सोर्सेज हैं इम्प्योरिटी के। सबसे पहला है रिएजेंट्स यूज फॉर रिमूवल ऑफ अदर इम्प्योरिटी। अगर हम इम्प्योरिटी हमें पता चल गई है और उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम कोई रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में भी हम इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
Like sometimes chemicals are added to remove or precipitate another impurity. हम intentionally impurity को remove कराने के लिए कुछ chemicals का use कर रहे थे. However, these reagent or chemicals itself may subsequently become a source of contamination. ये जो impurity को remove करने के लिए हमने chemicals use किए, वो consequently एक contamination का source बन गए, वो अपने आप में एक impurity बन गए. Like barium chloride is used to remove a excess sulfate फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड. अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड से हमें एक्सेस सल्फेट को रिमूव करना है तो बेरियम क्लोराइड का यूज करते हैं, बट दिस बेरियम क्लोराइड में रिमेन एज ए इम्प्योरिटी इन एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में ये बेरियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है सॉल्वेंट यूज ड्यूरिंग ए प्यूरिफिकेशन. सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के दौरान, सॉल्वेंट यूज ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन के आल्सो इंट्रोड्यूस द इम्प्योरिटी. वो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वाटर. ये सारी चीजें जो है हमारे इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. भले ही हमने इसे प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया हो, बट प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किए गए ये सॉल्वेंट्स या केमिकल्स एज ए इम्प्योरिटी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके. सो वाटर एज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी. टैप वाटर कंटेन्स सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन. ये सारे टैप वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी है. सॉफ्टेंड वाटर में कंटेन सोडियम एंड कैल्शियम आयन. Demineralized water free from many inorganic ions but still contains some impurity. Distilled water considerably highly pure and essentially free from inorganic and organic impurity, although its production is relatively expensive. डिस्टिल्ड वाटर ही ज़्यादातर हमारे फॉर्मुलेशंस में यूज़ ही किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्योर होता है, बट अगर इसे भी सही से यूज़ ना किया जाए तो ये हमारे लिए इम्प्योरिटी का सोर्स बन सकता है और इसे बनाना भी हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. थर्ड है वेसल एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन. जो हम प्रोसेसिंग के दौरान वेसल्स का यूज़ कर रहे थे, और हो सकता है कि जिन वेसल्स का दौरान या इक्विपमेंट्स का हम प्यूरिफिकेशन के दौरान यूज़ कर रहे हो, वो भी अगर सही से साफ नहीं हुए हैं या फिर अगर अच्छे से प्रॉपरली यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, तो वो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. लाइक पुअरली क्लीन्ड, अगर सही से हम सफाई ना करें, पुअरली क्लीन्ड, डिफेक्टिव, improperly dried equipments may introduce the impurity in the product. Metallic iron, rust, glass, particles, moisture may be introduced. Therefore, the filters, centrifuges, dryers and other equipments should be properly cleaned and dried. तो जो भी हम फिल्टरिंग के लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए या ड्राइंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन करने के लिए, उन सभी इक्विपमेंट्स को, उन सभी वेसल्स को हमें अच्छे से प्यूरिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बन सकते हैं. So during the purification and processing, reagents, solvent and water quality, equipment condition all play the vital role in production of final pharmaceutical substance. Okay, तो ये प्योरिटी यही सब डिसाइड करते हैं, reagents हैं, solvents हैं, ये कितने हद तक हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है. ओके. नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग. अगर हमने अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया, अच्छे से प्रोडक्ट को प्यूरिफाई भी कर लिया, बट अगर हमने अच्छे से स्टोर या पैकेज नहीं किया, तो स्टोरेज और पैकेजिंग के दौरान भी हम इम्प्योरिटी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एरर इन पैकेजिंग एंड सब स्टैंडर्ड पैकेजिंग मटेरियल. अगर हमने स्टैंडर्ड पैकेजिंग मटेरियल नहीं यूज किया है, सब स्टैंडर्ड पैकेजिंग मटेरियल यूज कर लिया है, तो फिर हम इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. या फिर अगर हमारे पैकेजिंग करने का तरीका ही गलत है, तो भी हम इसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. लाइक प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग करें. अगर पैकेजिंग में गड़बड़ है तो फिर हम उसमें क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स, एयर, मॉइस्चर, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा देंगे अनोइंगली. पैकेजिंग प्रोडक्ट्स the packaging protects the product from atmosphere light, atmospheric light यानी एटमॉस्फेयर में होने वाले एयर, डस्ट, स्मोक, इन सभी चीज़ों से और लाइट से हमारे जो पैकेजिंग है वो बचाती है हमें, हमारे प्रोडक्ट को. द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम किस तरह के स्ट्रेंथ, किस तरह की क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम लाइक अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो सनलाइट से रिएक्शन कर ले और हमने उसे डार्क ग्लास बॉटल में नहीं पैक किया है, तो फिर हो सकता है वो रिएक्शन कंप्लीट कर ले और हमारा एरर पैकेजिंग होने के कारण उसमें कंटामिनेशन इंट्रोड्यूस हो जाए, वो लाइट से रिएक्शन कर ले.
अगर बहुत सारे ऐसे ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप देखते होंगे कि वो डार्क बॉटल्स में पैक हैं, ब्राउन बॉटल्स में पैक हैं, ताकि उसमें सनलाइट से रिएक्शन ना हो। ओके, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पैकेजिंग के दौरान। एल्यूमिनियम फॉइल कैन यूज फॉर टैबलेट स्ट्रिप। हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल का ही यूज करें टैबलेट स्ट्रिप के दौरान। बॉटल कैप यूज फॉर लिक्विड फॉर्मुलेशंस, कौन सी तरह के बॉटल कैप्स हम लोग यूज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्मुलेशंस के लिए, इन सभी चीज़ों का पैकेजिंग के दौरान ध्यान देना पड़ता है। फॉल्टी पैकेजिंग प्रोसेस, अगर हमारा पैकेजिंग मटेरियल सही है, सब स्टैंडर्ड है, सब कुछ एरर वगैरह कुछ नहीं हो, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं उस पैकेजिंग को करने का तरीका ही गलत है, तो फिर हमारा वहां पर इंट्रोड्यूस हो सकती है इम्प्योरिटी। लाइक मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग ऑपरेशन कैरीड आउट थ्रू द असेंबली लाइन एंड ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स। काफी हद तक तो ये ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स के ही द्वारा काम होता है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा गलत तरीके से किया जाए तो फिर वहां पर इम्प्योरिटी आ सकती है। लाइक प्रेस एंड हीट सीलिंग, प्रेसिंग और हीट सीलिंग के दौरान, फॉर्म फिल सीलिंग, हीट फिलिंग सीलिंग एंड कॉन्कीलिंग साइकिल्स, इन सभी प्रोसेसेस के दौरान हमारा इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो सकता है। चेंज इन द प्रोसेस पैरामीटर ड्यूरिंग द ऑपरेशन कैन बी हैजार्डियस। हम प्रोसेस पैरामीटर्स को अगर चेंज कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और इससे हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो सकती है। थर्ड है हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन और फॉल्टी पैकेजिंग में रिजल्ट इन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अगर हमारा प्रॉपर जो पैकेजिंग है वो इम्प्रॉपर नहीं है या स्टोरेज कंडीशन इम्प्रॉपर नहीं है, तो फिर हमारा जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन यानी आउटर माइक्रोब्स है वो हमारे इम्प्योरिटी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। लाइक फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ कॉज इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एंड फॉल्टी पैकेजिंग। Special importance, parental preparation and ophthalmic preparation require a particular attention, क्योंकि ये हमारे लिक्विड प्रिपरेशन हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, और ये हमारे बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स पे यूज होते हैं। इसे हमें एक स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है पैकेजिंग के दौरान। ओके, सच प्रिपरेशन मस्ट अंडरगो स्टेरिलिटी टेस्टिंग। ऐसे प्रिपरेशन को स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए टू इंश्योर द फ्रीडम फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इंट्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी में माइक्रोबियल कंटामिनेशन may affect the quality, safety and stability of pharmaceutical product. Parental and ophthalmic preparation especially susceptible to microbial contamination, क्योंकि ये लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं और मॉइस्चर के और लिक्विड के कारण माइक्रोब्स के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पेरेंटल जो हमारे प्रिपरेशन है या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उसे हमें स्पेशली अटेंशन देना पड़ता है कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। दिस प्रिपरेशन अंडरगो स्टेरिलिटी टेस्टिंग, इसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग जरूर यूज करनी चाहिए इसमें। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, गुड क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, करेक्ट पैकेजिंग प्रोसेस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो इन सभी इम्प्योरिटी के सोर्स से हम बच सकते हैं अगर हम लोग गुड क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहे हैं, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस रख रहे हैं और करेक्ट पैकेजिंग प्रोसेसेस का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी। आईसीएच के अकॉर्डिंग कितनी तरह की इम्प्योरिटी होती हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकंड इनऑर्गेनिक एंड थर्ड रेसिडुअल इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, these impurity may arise during the manufacturing process or the storage of the drug. They may be identified, unidentified or may be volatile, non-volatile. कुछ ऐसी impurity हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं या फिर हमारे आइडेंटिफिकेशन से वो बाहर रहे। ये वॉलेटाइल भी हो सकती हैं या नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती हैं। तो ऐसी इम्प्योरिटी जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस के दौरान इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो हम आइडेंटिफाई कर भी पाए और मे नॉट बी आइडेंटिफाइड। सो दीज टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक रीएजेंट, लिगेंड्स, कैटलिस्ट, डिग्रेडेड प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, द इम्प्योरिटी जनरली अराइज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऐसा इम्प्योरिटी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अराइज हो रहा है और ये नॉर्मली हम आइडेंटिफाई कर लें, ये अनआइडेंटिफाइड नहीं रहती हैं हमसे, तो ऐसी इम्प्योरिटीज को इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहते हैं। लाइक रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट, हैवी मेटल्स, रेसिडुअल मेटल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फिल्टर एड्स, चारकोल एक्सेट्रा। ओके, residual solvents क्या है? residual solvents are the solvents used during the manufacturing, they not completely removed। कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज किए
प्यूरिफिकेशन के दौरान यूज़ किए लेकिन हम उसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाए, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लास 1 सॉल्वेंट्स टू बी अवॉइडेड, क्लास 2 सॉल्वेंट्स टू बी लिमिटेड एंड क्लास 3 आर द लो टॉक्सिक पोटेंशियल। यानी क्लास 1 के सॉल्वेंट है उनको तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जो क्लास 2 के सॉल्वेंट्स है वो लिमिटेड हो यानी टॉलरेंस लिमिट से नीचे हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और जो क्लास 3 के सॉल्वेंट है वो हमारे बहुत ही कम टॉक्सिक पोटेंशियल वाले होते हैं, वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते हैं। तो समरी हमारे लिए इतना ही बनता है कि इम्प्यूरिटीज के सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, प्यूरिफिकेशन या प्रोसेसिंग के दौरान इम्प्यूरिटी हमारे इंट्रोड्यूस हो सकती है, जो कि हमारे ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी, पोटेंसी, इफिकेसी और सेल्फ लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। तो हमें इंश्योर करना है कि हम एक सेफ और इम्प्यूरिटी फ्री, एरर फ्री प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाएं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।